हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। छठा अध्याय चल रहा था मानव अधिवास, जिसमें अब तक हम लोगों ने अधिवास की परिभाषा, उत्पत्ति के आधार पर अधिवासों का वर्गीकरण, जिसमें हमने स्थायी और अस्थायी अधिवास की बात की थी, और उसके बाद प्राकृतिक दशाओं और व्यवसायों के आधार पर अधिवास का वर्गीकरण किया था, जिसमें ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार हमने ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और उनके प्रतिरूप के बारे में भी अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि ग्रामीण अधिवास या गाँव के अंदर रहने वाले लोगों को क्या क्या समस्याएं होती है। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर है आवागमन के साधनों का अभाव। गाँव के अंदर हम देखते हैं कि जिस तरह से शहरों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं, उस तरह से गाँव के अंदर ये यातायात के साधन, सार्वजनिक साधन इतने उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लोगों को अपने पर्सनल साधन रखने पड़ते हैं। तो एक समस्या है कि आवागमन के साधनों का अभाव। दूसरा, स्वच्छ पेयजल का अभाव। जो भी अभियांत्रिकी विभाग जो कि शहरों के अंदर पेयजल की सप्लाई करता है, उसकी सुविधाएं गाँवों के अंदर इतनी नहीं होती है। गाँव के अंदर हम देखते हैं लोगों को कि उनको पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, कई जगह भटकना पड़ता है। देखते हैं रेगिस्तान की, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है हमारे, ग्रामीण महिलाएं मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर एक घड़े पानी के लिए उनको जाना पड़ता है। तो गांव के अंदर स्वच्छ पेयजल का अभाव होता है। और तीसरी समस्या है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। बड़े हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सेवाएं या स्पेशलिस्ट डॉक्टर गाँव के अंदर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो गाँव के लोगों को अपने इलाज के लिए शहरों की तरफ कूच करना पड़ता है। तो गांव के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। उसके बाद विद्युत आपूर्ति का अभाव। गांव के अंदर विद्युत भी जो है वो सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाती है, और जो है वह उनमें नियमित और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होती है। और दैनिक जीवन और कृषि कार्यों के अंदर लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो विद्युत की जो है वो समस्या गाँव के अंदर होती है। उसके बाद रोजगार के अवसर नहीं होना। रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण जो गांव के युवा है वह शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, और फिर वहाँ पर शहरों के अंदर उनको जो बहुत ही ख़राब कंडीशन के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और हर तरह की बेरोजगारी गाँव के अंदर पाई जाती है। खासकर हम देखते हैं कि गांव के अंदर सिर्फ बारिश के सीजन में ही जो कृषि कार्य हेतु रोजगार होता है, इसके बाद जब फसल कट जाती है उसके बाद गांव के लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो ये रोजगार के अवसर जो है वो गांव के अंदर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो बेरोजगारी की समस्या गांव के अंदर बहुत अधिक होती है। उसके बाद सूचना तकनीक एवं दूरपास सुविधाओं का अभाव, यानी कि मोबाइल नेटवर्क है या टेलीफोन नेटवर्क है, गाँव के अंदर इतने सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाता है जितना शहरों के अंदर होता है। और अब तो फिर भी गाँव के अंदर हर एक कंपनी के नेटवर्क पहुंच गए, लेकिन फिर भी सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी शहरों के अंदर होती है। उसके बाद जो है वो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थाओं का अभाव। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो +2 तक की स्कूलें गांव के अंदर मिल जाती है, वो भी एक पंचायत स्तर पर मिलती है, हर एक गाँव के अंदर नहीं मिलती है। फिर जो है वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहरों की ओर जाना पड़ता है। जो उच्च तकनीकी शिक्षा है या कॉलेज एजुकेशन है वो गाँव के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये कुछ गाँव की समस्याएं हैं, और इन्हीं समस्याओं के कारण लोग गाँव को छोड़कर शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग नगरीय अधिवासों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर नगरीय अधिवासों की विशेषताएं दी हुई है। इससे पहले जब हमने
उत्पत्ति के आधार पर बात की थी, स्थायी और अस्थायी अधिवास था। और ग्रामीण और नगरीय अधिवासों का जब वर्गीकरण होता है तो वो होता है मुख्य रूप से जो वहाँ की जनसंख्या है वह किस तरह के व्यवसाय में संलग्न है। तो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता नगरीय अधिवासों की बात करते हैं तो ये होती है कि वहाँ पर 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होती है। 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्य यानी कि कृषि, खनन और मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, इस तरह के जो प्राथमिक व्यवसाय है उस तरह के अलावा जो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय उसके अंदर संलग्न होती है। तो 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है नगरीय अधिवासों के अंदर। और फिर ये देखिए अर्थव्यवस्था मुख्यतः द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ एवं पंचम व्यवसाय पर आधारित होती है, जिसमें हम देखते हैं कि निर्माण, परिवहन, व्यापार, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय और अन्य सेवाएं ये नगरीय अधिवासों के व्यवसाय होते हैं। और अगली विशेषता होती है उच्च जनसंख्या घनत्व। शहरों में जो ज़मीन है वो कम होती है और उस ज़मीन पर आश्रित जनसंख्या जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है। तो इसके कारण शहरों के अंदर उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। गांव से भी लोग पलायन करके आते हैं रोजगार की तलाश में, तो जिस कारण शहरों के अंदर जनसंख्या घनत्व उच्च हो जाता है। फिर होता है शहरों में त्वरित गतिशीलता, बहुत ही फास्ट लाइफ होती है शहरों के अंदर रहने वाले लोगों की। 1 मिनट का टाइम नहीं होता है, किन्हीं को ऑफिस जाना होता है, किन्हीं को जो है अपने फैक्ट्री के अंदर काम करने, तो ये सभी जो है ऑफिस हो चाहे उद्योग धंधों में जो काम करने वाले लोग, ये सभी काम टाइम बाउंडेड होते हैं। तो लोगों को समय की बहुत ही कमी होती है और लोगों का जीवन बहुत ही फास्ट होता है। वहाँ पर त्वरित गतिशीलता शहरों के अंदर पाई जाती है। फिर होता है पक्की सड़कें और पक्के मकान। गाँव के अंदर सड़कें कच्ची भी हो सकती है, पक्की भी हो सकती है, लेकिन शहरों के अंदर सड़कें पक्की होगी और मकान भी जो वहाँ पर पक्के होते हैं। फिर रोजगार की उपलब्धता, गांव की अपेक्षा शहरों के अंदर रोजगार अधिक उपलब्ध होते हैं। हर तरह के क्षेत्र में उद्योग धंधे लगे हुए होते हैं, कई तरह के जो है वो ऑफिस खुले हुए होते हैं, तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है और गाँवों से लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो रोजगार शहरों के अंदर उपलब्ध होते हैं। फिर होता है यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन। शहरों के अंदर आप देखते हैं मेट्रोज भी चलती है और जो है वो सिटी बसें भी चलती है, तो ये है यातायात के सार्वजनिक साधन। और इसके अलावा हर एक व्यक्ति के पास तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जो अपने व्यक्तिगत कार, मोटरसाइकिलें वगैरह ये यातायात के साधन हो सकते हैं। फिर उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधाएँ, बड़े बड़े कॉलेज और तकनीकी विद्यालय और कॉलेजेस, तकनीकी कॉलेजें उपलब्ध होती है, तो उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा सुविधा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो शहरों के अंदर उपलब्ध होते हैं, गाँवों के अंदर ये सुविधाएं नहीं होती है। और फिर होता है जटिल श्रम विभाजन। हर तरह के लोग, हर तरह के व्यवसाय करने वाले लोग शहरों के अंदर मिल जाते हैं, तो श्रम विभाजन भी वहाँ पर जटिल प्रकार का होता है। और एक है सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव। गाँव के अंदर सामाजिक जीवन बहुत ही प्रगाढ़ होता है, लेकिन शहरों के अंदर पड़ोसी को नहीं जानता है और एक दूसरे के सुख दुख में भी काम नहीं आते हैं, तो शहरों के अंदर सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव होता है। और फिर है तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर। एक तरफ तो लोगों के पास करोड़ों रुपए के बने हुए बंगले होते हैं और दूसरा हम देखते हैं कि फुटपाथ पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और तो ये जो है शहरों के अंदर बहुत ही अमीर से अमीर लोग भी हो सकते हैं और गरीब से गरीब लोग भी पाए जाते हैं, तो तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर शहरों के अंदर पाया जाता है। तो ये नगरीय अधिवासों की कुछ विशेषताएं थी। अब आगे हम नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण की बात करते हैं कि वो कौन कौन से आधार हैं जिसके कारण कोई भी अधिवास नगरीय कहलाएगा। यानी कि एक तो ग्रामीण होता है जिसमें जनसंख्या, अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय करती है,
तो उस ग्रामीण अधिवास को नगरीय अधिवास बनने के लिए कौन कौन से आधार होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, विश्व के अलग अलग देशों में ये आधार अलग अलग है। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या का आकार, किसी अधिवास में जनसंख्या कितनी है, उस आधार पर भी किसी अधिवास को नगरीय अधिवास कहा जाता है। जैसे कि अगर बात करें कि जो डेनमार्क, स्वीडन वगैरह देश है, वहाँ पर जनसंख्या किसी अधिवास की 250 के करीब है, तो वो अधिवास नगरीय अधिवास के अंदर माना जाता है। और भारत के अंदर अगर हम बात करें तो 5000 जनसंख्या का कोई अधिवास है, और इसके साथ ही वहाँ का जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो वह अधिवास भारत के अंदर नगरीय अधिवास कहलाएगा। ये हम भारत की बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग है। जैसे कि डेनमार्क और आइसलैंड में 300 व्यक्ति है, और कनाडा और वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति, और कोलंबिया में 1500 व्यक्ति, पुर्तगाल अर्जेंटीना में 2000 व्यक्ति, और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड आदि में जो है वो 3000 व्यक्ति की कोई बस्ती है, तो वह नगरीय अधिवास कहलाती है। लेकिन भारत के अंदर 5000 व्यक्ति और प्लस 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व होगा, तो ये नगरीय अधिवास कहलाएगा। उसके बाद होती है व्यावसायिक संरचना, यानी कि किसी अधिवास के अंदर रहने वाली जनसंख्या किस तरह के व्यवसाय के अंदर संलग्न है, प्राथमिक में है या द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ या पंचम में है। तो इटली जैसे देश है, वहाँ पर इसका आंकड़ा यह है कि अगर 50% जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों के अंदर संलग्न होती है, तो वहाँ पर उस अधिवास को नगरीय अधिवास मान लिया जाता है। और भारत के अंदर है 75% से अधिक जनसंख्या, भारत की बात कर रहे हैं, 75% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्य में, गैर प्राथमिक कार्य में संलग्न है, तो भारत के अंदर वह बस्ती शहर कहलाएगी, नगर कहलाएगी। इटली के अंदर 50% का है, भारत के अंदर 75% का है। उसके बाद होता है प्रशासन। जो भी बस्ती है, जो भी अधिवास है, वहाँ पर प्रशासन किस तरह का है। गाँवों के अंदर देखते हैं प्रशासन ग्राम पंचायतें चलाती है, और फिर जिला स्तर पर जो है वो जिला परिषदें, और पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समितियाँ होती है। तो प्रशासन जो है गाँव का, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदें होती है। लेकिन जब हम कोई भी अधिवास जब नगर पालिका या छावनी बोर्ड के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो भारत के अंदर उसको नगरीय अधिवास कहते हैं। तो भारत के अंदर किसी अधिवास के नगरीय होने के लिए शर्त ये होगी तीसरी, कि वह नगर पालिका या छावनी बोर्ड हो, तो वो नगरीय अधिवास कहलाएगा। फिर आगे जो है वो नगर परिषद भी हो सकती है और नगर निगम भी हो सकती है। तो प्रशासन जो है वो क्या होगा, या तो वो नगर पालिका प्रशासनिक लेवल पर, या छावनी बोर्ड हो कम से कम, क्योंकि इससे नीचे का स्तर जो कि ग्राम पंचायतें होती है, वो हो जाएगी ग्रामीण अधिवास में। तो नगर पालिका और छावनी बोर्ड जहाँ पर होगा भारत के अंदर, वह अधिवास नगरीय अधिवास कहलाएगा। उसके बाद होती है आवश्यक दशाएं, यानी कि जो भी अधिवास है वहाँ पर लोगों को कार्य करते समय कितना अवकाश मिलता है। ग्रामीण के अंदर जो व्यक्ति खेतीबाड़ी वगैरह करते हैं, तो उनको कहीं पर कोई अवकाश, छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है। लेकिन शहरों के अंदर हम देखते हैं कहीं पर 5 डेज वीक होता है, या सप्ताह में 1 छुट्टी तो मिलती है संडे को।
तो जहाँ पर ये अवकाश की दशा है, उसके बाद पर्यटन स्थल कितना विकसित है वहाँ पर, और जो है औद्योगिक नगर है या जो है वो समुद्री पत्तन बंदरगाह है, तो ये भी कुछ आधार हैं किसी भी अधिवास के नगरीय होने के। इसमें देख लीजिए अवकाश कितना मिलता है लोगों को अपने किसी भी काम को करते वक्त। इसके बाद जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थलों का कितना विकास हुआ है, और फिर जो है उसके बाद वहाँ पर औद्योगिक नगर यानी उद्योग धंधे कितने हैं, और अगर वो समुद्री पत्तन है, बंदरगाह है, तो वो भी नगरीय अधिवास के अंदर कहलाएगा। तो ये विश्व के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग आधार होते हैं किसी भी अधिवास को नगरीय अधिवास कहलाने के। आशा है आपको समझ में आई होगी किताब। अब नगरीय अधिवासों के प्रकार की बात करते हैं। देखिए कि अपने आकार और वहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं, कार्य एवं जनसंख्या के आधार पर जो नगरीय अधिवास है उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। किन किन आधार पर? उसके आकार के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर, कार्य एवं जनसंख्या के आधार पर। जिसमें सबसे पहला देखिए नगर। नगरों के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम होती है, वे नगरीय अधिवास नगर कहलाएंगे। जनसंख्या 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम, और दूसरी शर्त ये होगी उसमें कि 50% जनसंख्या जो है वह गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो। 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, वे अधिवास नगर कहलाते हैं। क्या होगा? जनसंख्या 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम, और दूसरी शर्त 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो। ये अधिवास नगर कहलाते हैं। जैसे कि राजस्थान में हम बात करते हैं बीकानेर शहर। बीकानेर है, ये एक नगर है। दूसरा होता है महानगर या मेट्रो सिटी, जिसमें जनसंख्या 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो। जनसंख्या 10 लाख से अधिक। राजस्थान के अंदर ये हम देखते हैं जो जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये नगर मेट्रो सिटी हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, इन अधिवासों में क्या होता है कि औद्योगिक, व्यापार और प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। उद्योग धंधे भी अधिक होते हैं और व्यापारिक मंडियां होती है। फिर प्रशासनिक यानी कि जो कलेक्ट्रेट है और जो हाई कोर्ट वगैरह, ये इन शहरों के अंदर है। तो जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, और ये जो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये शहर जो कि मेट्रो सिटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है सन नगर। ये जो सन नगर शब्द है, ये शब्द 1915 में पैट्रिक गिडीज ने दिया था। पैट्रिक गिडीज, याद रखेंगे आप लोग, पूछा जा सकता है छोटे प्रश्न के रूप में कि सन नगर शब्द किसने दिया था, इस शब्दावली का प्रयोग किसने किया था। ये सन नगर क्या होते हैं
कि कोई भी एक जो बड़ा नगर है और जब वो विकसित होना शुरू होता है तो उसके आसपास जो छोटे नगर होते हैं वो भी उसके दायरे के अंदर शामिल हो जाते हैं, उसकी परिधि में शामिल हो जाते हैं। फिर वह पूरा अधिवास यानी कि एक बड़ा नगर और उसके आसपास के कुछ छोटे नगर जब पूरे एक अधिवास बन जाते हैं तो ये सन नगर कहलाते हैं। जैसे कि भारत के अंदर इसका उदाहरण है गुड़गांव और दिल्ली। गुड़गांव और दिल्ली के साथ ही एक और आप जोड़ लीजिए नोएडा, दिल्ली और नोएडा। दिल्ली एक बड़ा शहर है और इसके पास ही जो गुड़गांव है ये एक छोटा बस्ती है दिल्ली की अपेक्षा, और उसके बाद नोएडा भी एक जो है दिल्ली की अपेक्षा छोटी बस्ती है। तो दिल्ली ने विकास करते करते इस नोएडा को भी अपने अंदर शामिल कर लिया। उसी तरह से यहाँ से इधर विकास करते करते गुड़गांव भी दिल्ली के अंदर शामिल हो गया। तो इस तरह से ये जो एक पूरा अधिवास बना ये कहलाता है सन नगर कहलाता है। इसी तरह से आपके और उदाहरण दिए हुए हैं लश्कर, मुरार, ग्वालियर, और जो है वो दिल्ली, गुड़गांव, ये सभी सन नगर के उदाहरण है। याद रखें इस चीज़ को, 1915 में पेटी गिडीज ने सन नगर शब्द दिया था। इसको आप लोग रट कर रखें। उसके बाद आता है आखिर में आदिवासियों के प्रकार में व्रत नगर। व्रत नगर की जनसंख्या जो है वो 50 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक जनसंख्या, और फिर जो है वो बहुत ही बड़े नगर हो जाते हैं। ये इनको विश्व नगरी भी कहते हैं, विश्व नगरी। जैसे कि आप देखेंगे जो ग्रेटर मुंबई है, ग्रेटर मुंबई, लंदन, टोक्यो, शंघाई, ये सभी नगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या के नगर है, इसलिए इनको व्रत नगर कहते हैं। और इंग्लिश में आप इनको कह सकते हैं मेगालोपोलिस। याद रखिए मेगालोपोलिस, व्रत नगर या मेगालोपोलिस। ये शब्द व्रत नगर जो है ये दिया था आपका 1857 के अंदर एक भूगोलवेत्ता थे जीन गॉटमैन। ये दो नाम आप लोग याद रखेंगे इस चैप्टर से। जीन गॉटमैन ने 1857 में ये व्रत नगर या मेगालोपोलिस शब्द दिया था। पेटी गिडीज ने सन नगर शब्द दिया और व्रत नगर जीन गॉटमैन ने दिया। ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये था आपका नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण, नगरीय अधिवासों के प्रकार, जिसमें नगर, महानगर, सन नगर और व्रत नगर के बारे में हमने बात की थी। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और पढ़ते रहिए, किताब के साथ जुड़े रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।